बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल जो फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से जी, जस्टिस जावेद हसन साहब का, जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमीशन को कहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो तकरीबन आज से 4 या 5 माह पहले फरमा रही थी कि इलेक्शन कमीशन नवंबर में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार, ज़रूरी इक़दामात शुरू। ये ज़रूरी इक़दामात ये वो अक्टूबर नवंबर में कर रहे थे और ये उस वक्त तैयार भी थे, और वो नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब फरवरी का भी ऑलमोस्ट मिड पहुंच चुका है और ये इनके लारे लप्पे ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि बदनीति साफ झलक रही होती है इनके इक़दामात से। और आप देखें जी, इनका जो आ रहा है कि हल्का बंदियों का काम मुकम्मल, इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार। ये देखें जी, अगस्त 5 2022 की जी ये खबर थी। और अब ये देखें, जो एक ट्वीट हुई हुई है जी कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन बर वक्त करवाने से माजूरी ज़ाहिर कर दी। अदलिया चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस सब्स ने माजरत कर ली। ये इलेक्शन कमीशन से ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकता है वकील इलेक्शन कमीशन। ये बदनीति के अगस्त 5 2022 को कह रहे थे कि हल्का बंदी का काम मुकम्मल हो चुका है, इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये मई में भी ये फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन नवंबर में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। जरूरी इकदाम, ये जनरल इलेक्शन की बात हो रही थी। और अब ये देखें कि ये किसकी बिना आशीर्वाद पे, किसकी हमायत पे इस तरह के अब बयानात दे रहे हैं। कभी ये वफाकी हुकूमत से पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं मिलते, उस बिना पे कहते हैं इलेक्शन नहीं हो सकता। कभी फौज से ये सिक्योरिटी मांग रहे होते हैं। मतलब ये तमाम इदारे आपस में मिलजुल कर ये फैसला कर चुके हैं कि इस मुल्क की तबाही की तरफ लेके जाना है। इसी चीज़ पे हम खैर जो जस्टिस जवाद हसन है, ये जिनकी तस्वीर भी चल रही है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एटलीस्ट कम से कम अब अवाम का थोड़ा बहुत भरोसा तो कम से कम अदालतों पे हो गया, जजों पे हो गया। क्योंकि जो भी फैसले आ रहे थे, लग तो ऐसे रहा था कि ये फैसले पाकिस्तानियों के लिए नहीं हैं। इसी बेस पे इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट की थी कि देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी विदाउट रूल्स ऑफ लॉ एंड अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस credible justice system ensure rule of law, safeguard constitution, the nation unappreciated Lahore High Court decision on election and stand behind just judiciary for upholding constitution and restoring hope in justice system। वही बात जो मैंने अभी की थी कि खान साहब ने वही कहा है कि ये जो फैसले अब हो रहा है वो है लायर रिकॉर्ड ने दिया है, इससे अदालतों पे और जजों पे हमारा भरोसा बढ़ रहा है या बढ़ा है या दोबारा कायम हुआ है जी। बेसिकली मकसद ही यही है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का इंफाज होना चाहिए जी, ताकि हर इंसान को कम से कम इंसाफ तो मिले। यहाँ पे पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए इंसान को अपनी नस्लें कुर्बान करनी पड़ती हैं, चाहे वो छोटे से छोटा केस हो, चाहे बड़ा केस हो। आज दिन तक मुलजिम को उसके जुर्म की सजा नहीं मिली, वो जेल में रहा। यहाँ पे हमने खुद देखे कत्ल के केस में लोग गए जेलों में, सरेआम कत्ल किए, लेकिन 2 4 5 साल के बाद वो बाहर आ गए और फिर लोग उनसे दूर दूर भागते रहे, क्योंकि हर जो शरीफ इंसान है वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लगा होता है। जैसे कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी एक ख्वाहिश शायरी बनाई थी कमेटी, और उस ख्वाहिश शार कमेटी ने इससे पहले भी इनको कहा था कि अपनी काबीना छोटी करें, खर्चे कम करें। उस पर जो अमल हुआ था वो काबीना बढ़ गई थी।
और इसी बिना पे उसने अब दोबारा एक और ये आपकी चल रहा है, अंसार अब्बासी साहब ने भी लगाया है कि फौज जो है वो अपनी जो बजट है, दिफाई बजट, उसमें 15% की कमी करे जी। उससे अरबों रुपया बचेगा जी, कोई 1000 अरब के करीब। ये किफ़ायत शहर को उन्होंने दिया है जी, उसके साथ और भी बहुत सारी सजेशन दिए हैं। और सबसे बढ़कर आप ये देखें कि ये पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाता है। ये मुल्क मेरे ख्याल में तरक्की पजीर मुल्कों की फहरिस्त में मेरे ख्याल में पहले 10वें नंबर पे ये मुल्क है। और इसके मुकाबले में अगर आप किसी भी यूरोप का बड़ा मुल्क उठा लें, अमेरिका या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उठा लें, तो वहाँ पे आपको सरकारी जो गाड़ियाँ हैं, उसी का हिसाब लगा लें। लंदन में मेरे ख्याल में सरकारी जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं वो 45 हैं, और पाकिस्तान में 1.5 लाख से ऊपर गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं सरकारी ओहदे दौरान के पास। उस पे पेट्रोल और उस पे तकरीबन 50 या 60% पे ड्राइवर्स, फिर उसकी मेंटेनेंस। और उसके अलावा आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे जो तनख्वाह का सिस्टम है सरकारी, वो क्या है। उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है, हमारे खुद कहीं जानने वाले ऐसे हैं जिनके वालिद साहब किसी जगह जॉब करते होते थे, अगर वो फौत हो गए तो उनकी बेगम को पेंशन मिल ली। फिर जब वो बेगम फौत होगी तो उनके किसी बच्चे को मिल गई क्योंकि वो डिसेबल है, या अगर बेटी है उसकी शादी नहीं हुई हुई, वो बैठी हुई है, तो ये पेंशन उसको भी मिलेगी। ये भी कौम पे एक बोझ है। बेसिकली हर शहरी का जो जितना भी नौकरी का या कि खाने पीने का निज़ाम है, ये रियासत का काम है। लेकिन इस तरह मंथली के हिसाब से आप हज़ारों या लाखों रुपया हर इंडिविजुअल अफराद को देते रहेंगे, तो ये मुल्क किस तरह चलेगा? ये खसारे में ही जाएगा ना। इस मुल्क का असल मसला यही है कि इस मुल्क में आज दिन तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जो अवाम दोस्त हो, जो अवाम के फ़ायदे के लिए हो। यहाँ पे हमेशा वो काम किया गया जिससे सिर्फ अमीर तबके को और जो इन सियासतदानों को, बड़े-बड़े दौरान जो बड़ी-बड़ी मेरे ख्याल में यहाँ पे इदारों के बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक फ़ौजी रिटायर होता है, तो मेरे ख्याल में उनको कई प्लॉट्स मिलते हैं, लाखों रुपया मिलता है, पेंशन की सूरत में बल्कि करोड़ों रुपया मिलता है, फ्लैट मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप ये देखें कि जितना भी मिलता है, और उसके बाद आप ये देखें वो रिटायर फ़ौज से होते हैं, तो फ़ौरन आप उनको देखिएगा कि उनको कोई ना कोई और जॉब मिल जानी है। किसी भी महकमे में आप उठा के जाके चेक कर लें, पाकिस्तान का कोई भी ऐसा महकमा है जो बेहतरीन किस्म का चल भी रहा होगा, उसका सरबराह या उसका जो भी उसका एम होता है, वो किसी न किसी रिटायर फौजी के पास होना है, ब्यूरोक्रेट्स के पास होना है। तो जो नए पढ़े लिखे लोग हैं, जो नया ब्रेन है, जो नए लोग हैं, वो किधर जाएंगे? किफ़ायत शहरी तो आपने बना दी है, कोई ऐसी पॉलिसी तो बनाएं कि ठीक है जी, आपने सर्व कर दिया है, आपने 50 साल की एज तक सर्व किया, आपने 55 की एज तक सर्व किया, आपने 45 एज तक सर्व किया है, या अगर आप 60 साल के हैं, सरकारी टीचर हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं, आपने 60 साल तक सर्व किया, ठीक है जी, आप डन हो गए, अब जाएं आप। अब जो फ्रेश ब्लड है, जो फ्रेश दिमाग है, जो फ्रेश आइडिया लेके आए हुए हैं, आप उन बच्चों को क्यों नहीं दे रहे? वो बेरोजगारी की हाथों तंग आकर अच्छे से अच्छा डॉक्टर इस टाइम दुनिया के में हर कोने में आपको मिलेगा, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में ज़्यादातर ही डॉक्टर बैठे होते हैं मेरे ख्याल में। मोस्ट, मैं सारों को नहीं कह रहा, लेकिन आप छोटे-छोटे कस्बों में, शहरों गाँव में चले जाएँ तो आपको वाक़ई वहाँ पे अताई डॉक्टर मिलेंगे। अच्छे से अच्छा इंजीनियर आपका बाहर आ गया। आपने इंजीनियर मंगवाना होगा तो आपको बाहर से मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाएँगे, यूरोप से मंगवाएँगे, अमेरिका से मंगवाएँगे, लेकिन आपके ये इंजीनियर पाकिस्तान में पढ़कर बाहर आकर वो बेहतरीन तरीके से दुनिया को सर्व कर रहे हैं। लेकिन आपने उनसे फ़ायदा नहीं उठाना। बेहतरीन किस्म के आईटी के बंदे, आपने उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी।
उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है वहाँ पाकिस्तान में? कौन सी ऐसी पाकिस्तान में आपने इंडस्ट्री बनाई है ताकि वो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें और दुनिया को सर्व कर सकें, इसलिए वो भी बाहर आए हुए हैं, दुनिया को सर्व कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा ब्रेन जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके पाकिस्तान में रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता था, पाकिस्तान के लोगों को नौकरी दे सकता था, आपने उससे इतना डिसअपॉइंट किया कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके दूसरे कंट्री में भाग गया। अब वहाँ पे जाके वो सक्सेसफुली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी जो तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, यहाँ पे अमेरिका में, यहाँ पे एक पाकिस्तानी गया, उसने तकरीबन 30 मिलियन के करीब तकरीबन पाकिस्तानी 950 करोड़ रुपया बनता है, जाके एम्बेसी में खामोशी से दे के आ गया। अगर पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान के साथ सिंसियर हों, तो यकीन मानें कि जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वापस आएँ ना आएँ, लेकिन अपने मुल्क के लिए रेवेन्यू लाज़मी भेजेंगे, रेमिटेंस लाज़मी भेजेंगे। और ये मुल्क को मेरे ख्याल में ये अपने खर्चे कम कर देना। ये इम्पोर्टेड हुकूमत कोई भी ये इमरान खान भी आया था या कोई भी नवाज शरीफ भी आया था, ये माशाल्लाह भी लगा था, इन्होंने खर्चे कम नहीं किए, याशियाँ बढ़ाई हैं। अगर ये खाली इसी पे कंट्रोल कर लें तो हमें IMF की ज़रूरत नहीं पड़नी। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तरजीहात अपनी औलाद है, तरजीहात करप्शन है, तरजीहात पाकिस्तान से माल बाहर माल बेच के कुछ ना कुछ बनाना है, पाकिस्तान से निकलना है, दफ़ा होना है, लेकिन यहाँ ही पे रहना है। मरना है तो इसी मिट्टी में आके मरना है, दफ़न होना है, लेकिन जो बाकी और काम करना है, वो इस मुल्क से बाहर करना है। यार अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो लंबी हो गई है, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।